नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 7 के मुग़ल साम्राज्य पे। तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो ये होने वाला है। तो चलिए जानते हैं मुग़ल साम्राज्य को। तो हम मुग़ल साम्राज्य के पहले भाग को हम पढ़ चुके हैं, यानी आधा चैप्टर हमने पहले वीडियो में बात कर ली थी मुग़ल साम्राज्य के। तो पहले चैप्टर में हमने इसके इंट्रोडक्शन को जाना। उसके बाद हमने इसमें देखा कि मुग़ल कौन थे, इस पे हमने चर्चा की। मुग़ल सैन्य अभियान पे हमने बात की, ठीक है। और इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी थी कि इसमें पहली बार आपका गोला बारूद का जो है प्रयोग किया गया पानीपत के युद्ध में। और इसके बाद हमने मुग़ल सम्राटों को जाना और इनके बारे में इन्होंने जो है क्या क्या कार्य किए हैं, कार्यकाल कितने वर्षों तक इनका रहा, ये सब जाना हमने। उसके बाद हमने इसमें बात की उत्तराधिकार की मुग़ल परंपराएं और मुग़लों के अन्य शासकों के साथ संबंध, इस पे हमने बात कर दी थी। तो आज हम बात करेंगे मनसबदार और जागीरदार। तो यहाँ से आगे आज इस चैप्टर को देखते हैं। इसमें लिखा है, जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुग़लों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफ़गानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुग़लों की सेवा में आने वाले नौकरशाह को ही मनसबदार कहते थे या ये कहलाते थे, ठीक है। तो मनसबदार का अर्थ आप समझ गए, यानी जो मुग़लों की जो है सेवा करते थे या सेवा में आते थे या नौकरी पाते थे, उन्हीं नौकरशाह को हम मनसबदार कहते थे या कहते हैं, ठीक है। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत या पद मिलता था, ठीक है। यह मुग़लों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़े को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्रवाइयों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था, ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे
औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई और अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी होगी। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया और इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ठीक है, यहाँ पे जात की श्रेणी इस कॉलम में लिखा है। तो 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा और 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। ठीक है, 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया? बिल्कुल। ठीक है, तो अब इसमें तो यहाँ पे उस कॉलम में दिया था कि क्या उनका खर्चा बढ़ गया। तो ये इसमें लिखा ही गया है कि फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर ले। और अपने शासन के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया, जिससे किसानों की बहुत मुसीबतें बढ़ गई। ठीक है, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा होने से ज़्यादा खर्चे आपके बढ़ गए, ज़्यादा कर वसूलने ये लगे। अब हम बात करते हैं जब्त और जमींदार की। ठीक है, अगली हेडिंग है जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 ये 10 साल की कालावधि है के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया और इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर यानी राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे यानी प्रांत को राजस्व मंडलों में बांट दिया गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। ठीक है, यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। ठीक है, कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल शासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ
मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दे दी। ठीक है, अब इसमें लिखा है अकबरनामा और आईने अकबरी, इसके बारे में जानते हैं। इसमें लिखा है कि अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। ठीक है, अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा, यानी 3 खंडों में इसने लिखा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है आईने अकबरी में। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण। ठीक है, तो ये थी आपके आईने अकबरी, क्या क्या उसमें लिखा हुआ है ये आपने जाना। अब बात करते हैं अकबर की नीतियाँ नज़दीक से एक नज़र। अकबर की नीतियों को जो है इसमें लिखा गया है, तो इसको भी हम जानने का प्रयास करते हैं। इसमें लिखा है कि प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार की कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था। ठीक है, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी यानी सैनिक वेतनाधिकारी, सदर धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, फौजदार यानी सेनानायक और कोतवाल यानी नगर का पुलिस अधिकारी का। ठीक है, इनका इसको सहयोग मिलता था। अब जानते हैं जागीर के दरबार पर नूरजहाँ का प्रभाव, क्या प्रभाव रहा जागीर के दरबार पर नूरजहाँ का। ठीक है, मैरूनी शाह ने 1611 में जागीर से विवाह किया और उसे नूरजहाँ का खिताब मिला। नूरजहाँ हमेशा जागीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहाँ के सम्मान में जागीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है कि नूरजहाँ के सम्मान में जागीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिसमें एक और उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर एक वाक्य लिखा था। इसमें लिखा था रानी बेगम नूरजहाँ के नाम से गड़ा हुआ। ठीक है, तो ये इसमें जो है लिखा हुआ था और चांदी के सिक्के में। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहाँ द्वारा जारी किया गया आदेश यानी फरमान है, जो आप यहाँ पीले जो आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं। इसमें लिखा है कि चौकोर मोहर बताती है उदात और महान महारानी नूरजहाँ पातशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार शाह जागीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहाँ पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। ठीक है,
चित्र के नीचे भी लिखा है नूरजहां का फरमान। आगे इसमें लिखा है अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा, परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमज़ोर पड़ गई थी। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट यानी पादरियों जो रोमन कैथोलिक थे और जरदुश्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामले पर जो है चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। ठीक है, इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। यानी धार्मिक जो मान्यताएं हैं, ठीक है, उस पे बल देते हैं या उन रीति रिवाजों को मानते हैं, वे जो हैं वो व्यक्ति अक्सर क्या होते हैं, कट्टर होते हैं अपने धर्म के प्रति और उन धर्मों में जो रीति रिवाज जो प्रथाएं हैं उनको वो पालन करते हैं, जिससे जो है वो अपने अन्य व्यक्तियों से जो है वो उस पक्ष में कट्टर हो जाते हैं। ठीक है, उन नियमों और शर्तों का कड़ाई से वो पालन करते हैं। ठीक है, तो इसमें आगे लिखा है कि उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस्य पैदा करती है, क्योंकि बहुत दूसरे तरीके से जो है अनेक नियम कानून का वो पालन करते हैं। बिल्कुल दूसरी विचारधारा आपके जो है वो हो जाते हैं, जो अनेक धर्मों के रीति रिवाजों और इन नियमों को फॉलो करता है। ठीक है, ये अनुभव अकबर को सुलह एक कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु इसका केंद्र बिंदु थी राजनीति की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। अबुल फजल ने सुलह ए कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। अब देखते हैं सुलह ए कुल की जो नीति है ये क्या है। अकबर की सुलह ए कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है, इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। जहां असहिष्णुता का मार्ग बंद था, यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठा होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति यानी सुलह ए कुल के सिद्धांत का पालन किया। ठीक है, तो जो एक ही धर्म के हैं और दो अलग अलग वर्ग हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग जो है अपनी जो है मन्नतें मांगते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, वो अब एक ही जो है जगह इकट्ठा होकर के ईश्वर को याद करते हैं। तो ये चीज़ें जो है आपको अकबर को अच्छी लगी और उसने और जहांगीर ने जो है
खासकर जो है इस पद्धति को अपनाया और ये इनके जो राज्य का था यानी साम्राज्य को चलाने में काफ़ी हद तक जो है सुलह ए कुल की जो नीति इन्होंने अपनाई इसने बहुत सहयोग किया। उससे भाईचारा और ये मानवता ये तमाम चीज़ें जो है विकसित हुई। ठीक है, अब इसमें आगे है लिखा है 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य। ठीक है, 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य, कैसे स्थिति रही मुगल साम्राज्य की, कैसा इसके बाद मुगल साम्राज्य रहा, इसको देखते हैं। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। ठीक है, कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, क्योंकि वे वस्तुओं और फसलों की पूर्ति करते थे। परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्गों के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे और इनके बारे में हम 10वें अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, 18वीं सदी में जो मुगल साम्राज्य था, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये कह रहा है कि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के जो है कई प्रांत अपनी अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे और अलग अलग नामों से जो है वो जाने जा रहे होंगे। अलग अलग उन्होंने नाम जो है रख दिए थे उस समय। मुगल साम्राज्य का ये मान के चलो आप विघटन जो है हो गया था। ठीक है, और ये कह रहा कि अब जो इसके बारे में जो विस्तृत वार्ता होगी वो 10वें अध्याय में आपको जानकारी इसमें मिलेगी। इसमें राजा और रानी इस कॉलम में लिखा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें लिखा है 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में भी कई महान राजा रानियां थे। इनमें ओटोमन तुर्की के
सुल्तान सुलेमान, जिनका कार्यकाल 1520 से 1566 शामिल है, उसके राज में ओटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को घेर लिया। ठीक है, तो जो ये ऑस्ट्रिया है ये यूरोप का एक देश है। ऑस्ट्रेलिया आपका एक महाद्वीप है, एक देश भी है, लेकिन ये ऑस्ट्रिया ये यूरोप का जो है एक देश है। अब इसमें लिखा है कि उसकी फौजों ने बगदाद और इराक भी हथिया लिया। मोरक्को तक उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ओटोमन सत्ता को मानता था। सुलेमान ने ओटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों पर इस नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी। सम्राट को अल कानूनी यानी विधि निर्माता का खिताब दिया गया, क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए थे। इन नियमों का लक्ष्य यह था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानवीकरण हो, ताकि किसानों को बेगार और भारी करों से बचाया जा सके। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ओटोमन क्षेत्रों में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासनकाल के रूप में याद किया जाने लगा। अकबर के अन्य समकालीन शासकों के बारे में पता लगाएं। इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ 1558 से 1603, ईरान का सफाविद शासक शाह अब्बास 1588 से 1629 और इसने कहीं ज़्यादा विवादास्पद रूसी शासक जार इवान चतुर्थ बेसिलयेविच 1530 से 1584, जो इवान दी टेरिबल नाम से कुख्यात हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका मुग़ल साम्राज्य समाप्त होता है और इसकी जो डिटेल है वो चैप्टर नंबर 10 में आप जो है पढ़ेंगे। तो आशा है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। पूरी कोशिश हमने की कि जो है चैप्टर को पूरा कवर किया जाए। और ये मुग़ल साम्राज्य चैप्टर का दूसरा वीडियो था। पहला वीडियो पहले ही जो है अपलोड हो चुका है। अगर जिसने इसको नहीं देखा वो जो है जा कर के प्लेलिस्ट से इस पहले खंड को देख सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए विषय के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।